चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से सम्मान करता हूं। आज मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट पे ये महत्वपूर्ण एक चार्ट है उसको देने वाला हूं। ये हमारे हैं मिथिल वी पटेल, बहुत रिक्वेस्ट है इनका चार्ट हमने प्राप्त किया था, तो इसके बारे में मैं आपको विवेचन देने वाला हूं। महसाना गुजरात से हैं ये, इंडिया। इस समय ये अमेरिका में निवास कर रहे हैं। अमेरिका में इनका जो है पढ़ाई चल रहा है और कई सर्टेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके पेरेंट्स के द्वारा। कुछ कंसर्न्स हैं उनकी, तो वो कंसर्न्स हम आपके सामने कुछ शेयर कर रहे हैं। कुछ तो हमने आपके ये चार्ट्स यहां तैयार किए हैं। ये बर्थ चार्ट है, ये मून चार्ट है, ये D9 है और ये D10 है। इसके अलावा सर्वाष्टक वर्ग है और जो प्रश्न कुंडलियां इसके लिए हमने कुछ तैयार करनी पड़ी, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे उनके आधार पर जवाब बनाए हैं। तो इस तरह कुल मिला के एक ओवरऑल विवेचन में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बर्थ चार्ट के बारे में बताता हूं कि क्या है, आखिर इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है चार्ट की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये जेमिनी, इसका मतलब है ये जो चार्ट है वो मिथुन लग्न का है और इसकी जो डिग्री है वो 1627 है, 1627। आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र पता है आपको, राहु का कंस्टलेशन होता है, उसका नक्षत्र है। तो ये हमारी जो कुंडली हुई वो जेमिनी लग्न की हुई। आगे देखते हैं, राशि जो है वो लियो है। देख रहे हैं आप, मून यहां 28/3 पे प्लेस्ड है, तो राशि जो है वो लियो हो गई। अब ओवरऑल जरा व्यू देखते हैं पूरे के पूरे चार्ट का कि कितना ताकतवर है, क्या वास्तव में ये लाइफ को अपग्रेड करने वाला है, क्या बूस्टअप करने वाला है, क्या वास्तव में ऐसे रिसोर्सेज हैं इसके अंदर जो मनुष्य को कहीं का कहीं पहुंचाता है, जो पूछा गया है मुझसे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट 1 2 3 4 चारों केंद्र भाव, एंगुलर हाउसेस 1 4 7 10। कोई प्लानेटरी पोजीशन नहीं, कोई प्लानेटरी इसमें प्लेसमेंट नहीं है। देयरफॉर ध्यान रखिए, जब कभी किसी चार्ट में ये एंगुलर हाउसेस बिल्कुल ब्लैंक हों, कुछ भी नहीं हो, तो सबसे पहले उस चार्ट को बहुत कमजोर बना देता है। माइंडेड, क्योंकि ये बर्थ चार्ट है, जो मूल है, जिसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा जो है हमारा विवेचन घूमता है। तो सबसे पहले हमने देखा म्यूटेबल साइंस है एंगुलर हाउसेस में। म्यूटेबल का मतलब है जिसको आप कहते हो कि जो ड्यूअल होते हैं, है ना। तो तीन तरह के साइन होते हैं, एक तो मूवेबल है, फिक्स्ड है और ड्यूअल है, या म्यूटेबल जिसको हमने बताया। तो ये म्यूटेबल साइन है 3 6 9 12। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमने देखा कि जो हमारे ट्राइन हैं वो भी बिल्कुल ब्लैंक हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्राइन 1 5 9 ये भी यहां किसी तरह का प्लेसमेंट नहीं है। तो क्या देखा कि ये हमारा जो चार्ट है वो पहले काफी वीक हो गया, कमजोर हो गया। तो हम 1 मिनट में ही देख के इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। जो हमारे पास यहां एंगुलर हाउसेस में और ट्राइन में होना चाहिए वो हमें नहीं मिला। चलिए आगे देखते हैं। अब इनके प्लेसमेंट्स देखते हैं जरा। सेकंड हाउस में राहु है। सेकंड हाउस आपको पता है कुटुंब का होता है, एसेट्स का होता है, सेविंग्स का होता है, हमारी लैंग्वेज का होता है, खान पान का होता है। ज्यादा जो खान पान उल्टा सीधा खाते हैं, राहु यहां पर ज्यादातर वहां पर प्लेस्ड होता है या राहु की दृष्टि होती है, तो समझ लीजिए कि उसके जो खाने का होगा वो एक अलग तरह का, उसको हम एक ये नहीं कह सकते कि वो पवित्र भोजन करेगा या बिल्कुल शुद्ध भोजन करेगा। उसके भोजन में कई तरह की चीजें हो सकती हैं शामिल। तो परिवार के लिए भी, अब चूंकि ये कैंसर में है, किसका होता है, मून का होता है, उस साइन में है, तो ये परिस्थिति जो है देख लीजिए। यहां पर मून अगले साइन में जरूर यहां पर प्लेस्ड है, लेकिन 2803 पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डिग्री जो है वो काफी ज्यादा हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। भाई ट्रांजिशनल अगर डिग्री में जाएगा, कोई भी ग्रह जाएगा ट्रांजिशनल डिग्री में, तो उसके आपको पता है इफेक्ट्स डाइल्यूट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 5 6 7 कोई प्लानेट नहीं है। 8 में केतु है,
तो केतु एट में, एट्थ हाउस आपको पता है सीक्रेटिव हाउस होता है, केतु वहां पर है तो ये व्यक्ति को दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण करता है। पहला तो ये करता है कि इसकी दृष्टि फिफ्थ हाउस, 12th हाउस पे होती है, तो ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब केतु का बहुत ज्यादा दशा साइकिल हो या उसका इफेक्टिव जोन हो तो व्यक्ति को धार्मिकता की ओर, लेकिन धार्मिकता वो कैसी होती है, प्योर नहीं होती है जब तक अगर उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं हो। ध्यान रखिए, केतु जब भी इसको एस्पेक्ट करेगा, ये मुक्ति का हाउस है, सल्वेशन जिसको कहते हैं, अगर ये केतु खुद यहां पर होता है तो अकेले होता है तो भी मुक्ति नहीं दिला सकता है जब तक कि जुपिटर की इस पर दृष्टि नहीं हो या जुपिटर इसके साथ ना हो। और यहां पर भी हम वही देख पा रहे हैं, 12 पे दृष्टि हुई, सेकंड पे दृष्टि हुई, 4th पे दृष्टि। अब क्या है कि केतु यहां है तो यहां पर 8th हाउस में, तो इसके बारे में एक और बहुत ही एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पैसा देता है अनएक्सपेक्टेड स्रोत से देता है, पता नहीं होता है, कई बार व्यक्ति को पता नहीं होता और उसको पैसा मिल जाता है। जैसे कि कोई रिलेटिव है दूर से और उसने कुछ प्रॉपर्टी नाम कर दी, पता ही नहीं उसका रिलेटिव था, उसके घर पे कोई नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, नाम कर दिया। या फिर क्या हुआ, कई बार आपने देखा होगा कि नींव खोद रहे हैं घर की और उसमें बहुत पैसा निकल आया, पता ही नहीं कि किसी को पता था पहले, नहीं, और एकदम मिल गया। या कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई बैग पड़ा मिल गया, या इस तरह के कई स्रोत हो सकते हैं। तो केतु ये जरूर एक बार पैसा लाइफ में दिलवाता है, ध्यान रखिए। अब वो पैसा रुकता है कि नहीं, वो बात की बात है, लेकिन ये दिलवाता है। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही साथ गूढ़ जो चीजें होती हैं उनके बारे में ये एक इंटरेस्ट पैदा करता है। ये आपको पता है रिसर्च का भी हाउस होता है, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर ऐसे सब्जेक्ट्स में करता है रिसर्च जो सबसे अलग होते हैं, अलग सोचता है, वो गूढ़ विषयों में करता है। ये पैरानोया जिसको आप कहते हो भूत विज्ञान, पराविज्ञान, ये सब कुछ यहीं से आता है। तंत्र मंत्र जो भी है वो सब 8th हाउस ही होता है। वहां पर चूंकि राहु केतु का अगर प्रभाव हो जाए तो ऐसे व्यक्ति इन चीजों में बहुत जल्दी आ भी जाते हैं, उन पर जल्दी प्रभाव भी हो जाता है और वो इसमें इंटरेस्ट भी बहुत लेते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितने स्ट्रांग हैं और उन पर एस्पेक्ट किस किस की है। चलिए आगे देखते हैं। 9th भाग्य भाव खाली, फिर भी कुछ नहीं। 10th फिर एक बार कुछ भी नहीं। 10th जो हमारा करियर का भाव होता है, फादर का भाव होता है, नेम फेम का होता है, जो हमारे एक कहेंगे हम अपग्रेडेशन का होता है, क्योंकि 10th ये लास्ट हमारा एंगुलर हाउस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर भी कोई प्लेसमेंट हमें नहीं दिख रहा है। इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर 11th में जाके विराजमान हो गया। अब 11th हाउस जो है वो एक तरह से रण क्षेत्र बन गया, बैटलफील्ड बन गया, चतुर्ग्रही योग यहां पर आप देख पा रहे हैं। क्या क्या है, सन है, सैटर्न है, जुपिटर है, वीनस है। अब जुपिटर और वीनस आपस में नेचुरल एनिमीज और सन और सैटर्न आपस में नेचुरल एनिमीज, तो दोनों नेचुरल एनिमीज मिल गए, दो पेयर मिल गए। अब देखो जरा इनको हम दूसरी तरह से रिलेट करते हैं कि हमने देखा जुपिटर और सन इनका फ्रेंडली रिलेशनशिप और वीनस और सैटर्न नेचुरल एलाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ का फोर्स लगभग बराबर हो गया। जहां एक तरफ कौन है, सूर्य है और जुपिटर है, तो दूसरी तरफ कौन हुआ, दूसरी तरफ हुआ सैटर्न और वीनस। तो एक द्वंद्व हो गया यहां पर इकट्ठा कि दो एक तरफ दो दूसरे तरफ। लेकिन 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है यहां पर कोई भी अगर प्लैनेट हो जाता है तो वो लगभग अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन 11th हाउस बहुत टिपिकल होता है, ये भी समझ लीजिए। 11th हाउस 6 से 6 होता है, दिस इज 6th फ्रॉम 6th, और ये जितने भी 6th हाउस के मेलेफिक इफेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करता है। हमने देखे हैं, जो सैकड़ों चार्ट्स देखे उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि 6th हाउस बिल्कुल भी मेलेफिक नहीं था, लेकिन इतनी बीमारियां, इतने शत्रु, इतने कर्जे, फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि यह एफ्लिक्टेड हुआ, तो 6 से 6 एफ्लिक्टेड हो गया और जीवन चौपट हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, इसको अवॉइड करने की कोशिश मत करिए। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जो सिद्धांत है उनमें कहा गया है कि 11th हाउस इज वेरी वेरी प्योरिस्टिक और ये बूस्ट करता है सब चीजों को। रावण के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसने मेघनाथ के सभी ग्रह यहीं पर उपस्थित करने का प्रयास किया था, हो नहीं पाए थे, और अगर हो जाते तो वो अमर हो जाता, क्योंकि रावण के पूरे अधिकार में सभी ग्रह थे। तो 11th हाउस में ये एक तरह से दो पेयर बन गए, सन का और जुपिटर का, सैटर्न का और वीनस का। अब दूसरी तरह से क्या परिस्थिति बनी, दूसरी तरह से यह बनी कि सैटर्न यहां पर नीच का हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया, और सन यहां पर उच्च का हो गया। ये एक दूसरी परिस्थिति बनी। अब जरा इनकी डिग्री और देख लेते हैं। अब सन 10 डिग्री पे उच्च का होता है कितनी पे, 28-50 पे। इसका मतलब अपना उच्चत्व खो चुका है, 18 डिग्री 50 मिनट आगे हो चुका है। इसका मतलब कोई उसका सार नहीं रहता है। अब जरा
उसको देखते हैं सैटर्न को। सैटर्न जो है 20 डिग्री पर नीच का और 20 पर उच्च का होता है। तो जरा देखते हैं सैटर्न 2652 पे है, तो इसका प्रभाव ज्यादा है अभी, क्योंकि ये अपने नीच डिग्री से 20 से केवल 652 आगे बढ़ा है। हालांकि ये भी बाहर निकल गया है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव एग्जिस्ट करेगा। तो क्या देखा कि सन तो अपना प्रभाव जो उच्चता का था वो खो चुका है, और जो सैटर्न है वो लगभग 652 बाहर अपने उससे निकल गया है नीचता से। अब यहां पर नीच भंग राजयोग की परिस्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये नीच का है तो ये उच्च का है, तो वो परिस्थिति यहां पर पैदा हो गई। जुपिटर और वीनस ऑलरेडी बता ही चुका हूं, आपस में क्या है, फोर्स, आपस में ये मित्र नहीं है, आपस में जुपिटर और वीनस की परिस्थिति अगर हम देखें तो ये नेचुरल एनिमीज में आते हैं। जुपिटर के दो ही हैं नेचुरल एनिमीज, या तो बुध है और या फिर शुक्र है। तो अब ये परिस्थिति आ गई 11th हाउस की। 11th हाउस क्या बन गया, बैटलफील्ड बन गया, कॉन्ग्रीग्रेशन ऑफ व्हाट, 4 प्लैनेट्स यहां पर आ गए। अब आगे देखते हैं 12th हाउस में मार्स और वीनस है। 12th हाउस इज सपोज टू बी द हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ ऑल काइंड्स, जितने भी आपके लॉसेज होते हैं वो सब यहीं से हम काउंट करते हैं। तो 12th हाउस हमारा विदेश का भी है, तो जब विदेश का भी है तो ध्यान से देखो, ये लग्न का स्वामी कहां चला गया, 12th में चला गया। तो वैसे कभी अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि 12th हाउस मैलेफिक है, लेकिन ये आदमी विदेश जाता है जनरली। ये जो कई इसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं, कई कारण होते हैं, उनमें एक ये भी कारण होता है कि जो बंदा जिसका लग्न 12th में हो जाए तो पहले जो है ना, ये अच्छा नहीं माना जाता था विदेश में जाना, आपको पता ही है। कहते थे परदेसी मारे मारे घूम रहे हैं, अपने घर पे रहना ज्यादा अच्छा माना जाता है। आज उसको एक अच्छे उसके रूप में लेते हैं। तो इसलिए 12th हाउस चूंकि कैसा था, मेलेफिक था, और यहां अगर चला जाता तो क्या कहते हैं, तुम विदेश में मारे मारे घूमोगे। उस समय बुरा था, लेकिन अब क्या है कि विदेश में जाएगा बंदा, विदेश की तरफ इंक्लिनेशन होगा, वहां एस्टेब्लिश हो सकता है। फिर उस पर डिपेंड करता है कि यहां क्या परिस्थिति है, किस किस के एस्पेक्ट्स हैं, और यहां कौन सी राशि है, फिर क्या डिग्री है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो है मरकरी 340 डिग्री पर है और मार्स 1240 पर। अब मरकरी और मार्स में भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, आपको पता ही है। ये भी दोनों आपस में जो है वो एलाइज नहीं है। तो ये 12th हाउस में ये दोनों विराजमान हैं। अब हमने ओवरऑल देखा, जरा हम मून चार्ट को और देख लें। मून चार्ट की क्या परिस्थिति बनती है। मून चार्ट में यहां लियो में ही ये यहां आ गया अपना, फिर आगे क्या परिस्थिति बनी कि 6th में केतु आ गया। 9th हाउस जो भाग्य भाव है उसमें ये पूरा का पूरा बैटलफील्ड आ गया, जो अभी बताया था आपको। मार्स और मरकरी जो आपका करियर का भाव है उसमें विराजमान हो गए आके, और 12th में राहु फिर फॉरेन लैंड्स का जनक होता है, फॉरेन लैंड्स का सिग्निफिकेटर होता है। तो यहां पर 12th, इसका मतलब विदेश में जाएंगे। क्वेश्चन यह था कि क्या ये विदेश में जाएंगे, क्या विदेश में इनको परमानेंट सिटीजनशिप मिल पाएगी। यूएसए में विदेश में तो गए हैं जी, क्या परमानेंट सिटीजनशिप मिल पाएगी, देखते हैं। इसके लिए हमें प्रश्नोत्तरी का भी सहारा लेना पड़ा। आगे देखते हैं D9 में, जरा ध्यान से देखिए। D9 में 11th हाउस सन और सैटर्न देखिए फिर साथ हैं। वही स्थिति यहां पर बन रही है जो यहां पर है, ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो इनकी चिर परिचित प्रतिद्वंदता है वो इनकी यहां पर भी मेंटेन है। चलिए आगे देखते हैं। जुपिटर अब यहां आ गया करियर भाव में, D9 देख रहे हैं अभी हम, और वीनस अपनी राशि में आ गया ये 9th हाउस में। ये अच्छा है, वीनस अपनी राशि में भाग्य भाव में यहां पर विराजमान हो गया, और मार्स ये 3rd हाउस में आ गया अपनी राशि में। ध्यान से देखिए, ये एरीज में, ये बहुत अच्छा है। एक और क्यों, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, उसमें जीवटता होती है, उसमें पौरुष होता है, उसमें वेलोर होता है, उसमें ब्रेविटी होती है, उसमें लड़ने की क्षमता होती है, वो जीवन की रियलिटीज को फेस करने के लिए तैयार होता है, वो उन परिस्थितियों को जिनको हम पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस कहते हैं उनमें भी निकलने की ताकत रखता है। अगर मार्स अपनी राशि में 3rd हाउस में या उच्च में हो तो उस व्यक्ति को इस मामले में कोई पराजित कम से कम नहीं कर सकता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं मार्स है अपनी राशि में। चलिए D10 को जरा देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। D10 जब हमने देखा, क्योंकि D10 से हम इसके पूरे करियर के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं, तो यहां क्या देखा हमने कि स्कॉर्पियो लग्न बनता है जाके, और स्कॉर्पियो जो लग्न बनता है इसका जो लॉर्ड है वो मार्स 7th हाउस में आता है, और मार्स का सीधा एस्पेक्ट इस पे जाता है, देख पा रहे हैं आप। और मार्स देखिए यहां पर भी बहुत स्ट्रांग है, मार्स देखिए यहां पर भी 12th हाउस में है, इसका मतलब मार्स इज डोमिनेटिंग। ध्यान से समझते जाइए। अब क्या परिस्थिति बनी, परिस्थिति यह कि 6th में आ गया राहु और 12th में आया केतु और वीनस फिर अपनी राशि में है।
क्या बताया था? 12th हाउस जो परदेश को, विदेश को, उसको इंगित करता है। जुपिटर और सैटर्न सेकंड में, और सन यहां मकर में आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रश्न कुंडली आल्सो, और हमारा तीसरा एक तरीका होता है, उसको भी आधार बना के, तीनों ही आधार बना के, ये बिल्कुल विदेश में इनको परमानेंट सिटीजनशिप मिलेगी, और वो इनको जो है, जिसको लीगल स्टेटस कहते हैं, वो मिलेगी। और वो जो इनको है, वो टाइम भी हमने वर्कआउट किया है, उस समय तक इनको मिल जानी चाहिए। एंड दैट विल बी बाई, यू कैन कॉल इट 22 ऑफ अक्टूबर 2021, प्रोवाइडेड उसको आपने अप्लाई किया हो। अब आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? आपने अप्लाई किया हो, उसके बाद आपका ये डेट आ रही है 22/10/2021। दूसरी डेट जो हमने एक और निकाली है, इसके बाद अगर यहां पे नहीं अप्लाई नहीं किया किसी और कारण से, तो उस केस में ये इनको 27 नवंबर 2024 इन डेट्स तक इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगला इन्होंने पूछा है क्या करना चाहिए हमें, बिजनेस करना चाहिए या सर्विस करना चाहिए। चलिए देखते हैं। सर्विस के लिए आपको पता है सैटर्न मालिक है जॉब का, आप दूसरे के दास्ता करते हैं। प्राचीन काल में कहा गया था दूसरे की दास्ता करना बहुत बुरा बताया गया था, आज तो वो करना है, मजबूरी है, हर आदमी नौकरी करता है। तो यहां सैटर्न है, सैटर्न का सडबल जो है वो केवल 0.83 है, माइंडेड 0.83। और जो हमारा दूसरा है सन, सूर्य जो इसके साथ है, उसका सडबल है 1.32। इट मींस सन इज फार मोर स्ट्रोंगर, हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग है ये इन कंपैरिजन टू व्हाट यू कॉल दैट सैटर्न, क्योंकि सैटर्न केवल 0.83 से है। और 11वें भाव में सैटर्न है और 11वें भाव में सन है। क्या देखते हैं हम कि सन की जो राशि है वो थर्ड में पड़ी हुई है। यहां पर अगर हम बिजनेस भाव देखें तो यहां क्या है, सेजिटेरियस धनु राशि, इसका लॉर्ड कहां चला गया, जुपिटर। जुपिटर का जो सडबल है 1.18 है और वीनस का जो सडबल है वो 1.16 है। चलिए हम देखते हैं D10 को। D10 में हमने देखा वीनस की हालत क्या है, अपने खुद के साइन में है, और मार्स की हालत और जरा देखते हैं, मार्स 7th हाउस में है। तो यस, दिस पर्सन विल डू बोथ द थिंग्स, ये व्यक्ति दोनों चीजें करेगा। ये पहले नौकरी करेगा और उसके बाद में ये अपना काम करेगा। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख पा रहे हैं 7th 10th और इन सभी में वही परिस्थिति बन रही है। कोरिलेट करें अगर हम यहां पर, यहां भी मार्स देख सकते हैं, यहां भी मार्स देख सकते हैं। सन की स्थिति आपको बता चुका हूं, सैटर्न की स्थिति बता चुका हूं, प्रश्न कुंडली की स्थिति बता रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस ये व्यक्ति जॉब भी करेगा और सर्विस भी करेगा। ज्यादा सफलता जो है अगर आप कहेंगे कहां से प्राप्त होगी, तो देखिए बिजनेस का हाल क्या है, हम देख सकते हैं कि हमारा जो जुपिटर बहुत भारी स्ट्रांगनेस नहीं दे रहा है। इसका लॉर्ड कौन बना, इसका लॉर्ड बना शनि, नीच का, और शनि की परिस्थिति 0.83 है केवल। तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति नौकरी इसको ज्यादा सूट करेगी पहले, उसके बाद ये बिजनेस भी करेगा। चलिए अगला पॉइंट, मैरिज रिलेशन विद वाइफ। मैरिज कैसी मैरिज होगी तो रिलेशनशिप क्या रहेंगे, देख सकते हैं यहां पर, यहां देख सकते हैं। और क्या परिस्थिति है इन दो में अगर हम देखें तो ये तो गुरु बना, तो 1 2 3 4 5 अपने से 5वें। यहां देख सकते हैं शनि है, शनि की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस पर किसी की भी एस्पेक्ट नहीं आ रही ऐसी जो हम मेलेफिक एस्पेक्ट कहते हैं। यहां किसी की मेलेफिक एस्पेक्ट आ रही है, नहीं आ रही है यहां पर भी। इसका मतलब है मैरिड लाइफ ठीक होगा इनका, और शादी जो है इनकी विदेश में होगी, लेकिन किसी भारतीय मूल की लड़की से होगी। भारतीय मूल की लड़की से होगी, शादी विदेश में होगी, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको यहां पर वीनस है और 12th हाउस को कई एंगल से आपको समझा चुके हैं। अब बहुत एंगल्स यहां पे आपको पता है, टाइम लिमिटेड होता है, हर चीज हम नहीं बता सकते हैं। एक ही चार्ट के लिए हमें बहुत से चार्ट तैयार करने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोर्ट पुलिस लीगल केसेस की कोई स्थिति तो नहीं है। देखिए कोर्ट पुलिस 6th हाउस, यहां केतु है, यहां राहु है, यहां राहु है, हर जगह कुछ ना कुछ एफ्लिक्शन हमें मिल रहा है। यहां से भी राहु दृष्टि दे रहा है 6th हाउस को। तो क्या परिस्थिति है कि हां इस तरह की स्थितियां बनेंगी, लेकिन इंपीचमेंट नहीं होगा, लेकिन आप जेल में नहीं जाएंगे। इस तरह की परिस्थितियां बिल्कुल आ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जेल काट रहे हो और बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि 12th हाउस जरूर हम देख पा रहे हैं है एफ्लिक्टेड है, छोटी पूरी स्थितियां आ सकती हैं। और इसके अलावा यहां पर महत्वपूर्ण विवेचन बहुत है, इतने अभी हम इसमें और ज्यादा वर्णन कर सकते हैं, लेकिन टाइम का कंपल्सन होता है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले यहां से कमी आई, फिर यहां से कमी आई ट्रायन, और बाकी हमने आपको अलग अलग एंगल दिखा दिए। बस एक सर्वाष्टक वर्ग और बचा, हम उसको भी ले लेते हैं आपके सामने। सर्वाष्टक वर्ग की अगर हम स्थिति देखें तो सबसे कम जो हमारे बिंदु आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7th हाउस के लिए, और दिस कितने 22 बिंदु आ रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया, बाकी 11th में 24 है, सेकेंड में 24 है। धन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, एबंडेंस में इतना नहीं है, अवेलेबिलिटी रहेगी कि आप धन जो है जितना चाहे उतना खर्च करें। जितना चाहे का मतलब बहुत ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड एक होता है, वो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की परिस्थिति 24-24 की बन रही है। फिर इसके बाद में बताया ये 22 सबसे कम बन रहा है। इसका मतलब है कि मैरिड जो जॉब, ये जो मैरिड जो लाइफ होगी वो भी फुल ऑफ डिस्टरबेंस होगी, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, क्योंकि वैसे भी यहां से भी आप देख सकते हो, इसका जो शनि बताया था नीच का बनता है जाके। यहां को अगर हम देखें तो इस परिस्थिति में भी केवल जुपिटर इसको एस्पेक्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है, बाकी और कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं बन पा रही है इसकी भी। तो ये है कि मैरिड लाइफ सो रहेगा, ना तो यह कि तलाक की परिस्थितियां बन रही हैं, और ना यह है कि बहुत ज्यादा जिसको कहते हो जिसको कहते हो उदाहरण एग्जाम्पलरी, वो वाली परिस्थिति नहीं रहेगी। तो यह हो गया हमारा षटबल। अब हम देख लेते हैं इनका सैटर्न का, वो क्या चल रहा है इनका साढ़े साथी का। साढ़े साथी इनकी 2012 में पहली साढ़े साथी खत्म हो चुकी है, दूसरी साढ़े साथी इनकी 12 जुलाई 2034 से शुरू होगी और 2041 तक चलेगी। उसका विवेचन करने का कोई मतलब नहीं। इस समय इनकी महादशा मार्स की चल रही है, और मार्स की जो महादशा है वो इनकी 28 सितंबर 2015 से शुरू हुई, 28 सितंबर 2022 तक रहेगी। तो इस मार्स की महादशा में, मार्स के बारे में मैं बता चुका हूं 12th हाउस में बहुत अच्छी महादशा इनकी नहीं है जाने वाली है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस में एफ्लिक्टेड मार्स माना जाएगा यहां पे। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें टेंशंस रहेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पढ़ाई से या और चीजों से, वो चीज नहीं रहेगी। यहां जो एक डेविएशन कहते हैं वो रहेगा, जिसको हम विकलता कहते हैं, जिसको हम डिविएशन को कहते हैं इधर उधर भटकना, उस तरह की परिस्थिति यहां पर रहेगी। तो ये मार्स की महादशा। अगली महादशा इनकी राहु की शुरू होगी, ध्यान रखिए। तो राहु की महादशा शुरू होगी, और राहु कहां यहां प्लेस्ड है, तो वो उसमें कुछ खास उपाय हमने करने पड़ेंगे। खास उपाय का मतलब है आपको फ्रस्ट्रेशन, आपको इमेजिनेशन, आपको कपट भाव और इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ भी कपट हो सकता है और आप भी दूसरों के साथ कपट में पड़ सकते हैं। तो यह हमारा एक छोटा सा विवेचन था। आगे हम और भी आपको महत्वपूर्ण विवेचन देंगे। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कई फॉर्मेशन होते हैं कुंडली में, बता रहा हूं मैं कि वो इतना लिमिटेड नहीं होता है, सैकड़ों हजारों इसमें जो है अलग अलग तरह के विवेचन किए जा सकते हैं। तो जो कंसर्न थी पेरेंट्स की और इस बच्चे की, वो मैंने दूर करने की कोशिश की। आशा है कि आप लोग इस विवेचन को देख के अपनी कुंडली का भी मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके में क्या क्या इस तरह के योग बन रहे हैं और उनका क्या अर्थ हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर बहुत जल्द दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से नमन।